नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है दूरदर्शन के कार्यक्रम कृषि दर्शन। दर्शकों, यूँ तो सरकार द्वारा हमारे किसान भाइयों के लिए समय समय पर तरह तरह की कृषि संबंधित योजनाएं चलाई जाती हैं, पर आज भी हमारे काफ़ी किसान भाई उन योजनाओं से वंचित रह जाते हैं या उन किसानों को उन योजनाओं के बारे में पता ही नहीं चल पाता है। आज की इस कड़ी में हमारा इसीलिए विषय रहेगा कृषि विभाग द्वारा चलाई जा रही किसानों के लिए विभिन्न योजनाएं, और इसी खास विषय में आज जो हमारे एक्सपर्ट रहेंगे वो है डॉक्टर अजब कुमार नेगी जी, जो कि कृषि उपनिदेशक जिला शिमला के पद पर कृषि विभाग शिमला में कार्यरत है। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस कार्यक्रम में। नमस्कार, धन्यवाद। डॉक्टर साहब, आज का जो हमारा कार्यक्रम है और जो विषय है बहुत ही खास है, ताकि हम हमारे तमाम दर्शकों को कृषि विभाग द्वारा जो तमाम योजनाएं चलाई जा रही हैं उनके बारे में अवगत करा सकें। तो सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप हमारे तमाम दर्शकों को, चाहे वो राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा, किसी भी सरकार द्वारा जो अहम जो योजनाएँ हैं कृषि विभाग द्वारा चलाई जा रही है उसके बारे में थोड़ा सा दर्शकों को बताएँ। सर्वप्रथम मैं आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ। जैसा कि आज का टॉपिक ये है कि कृषि विभाग द्वारा किसानों के उत्थान के लिए कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही है, चाहे वो केंद्र प्रायोजित हो चाहे वो राज्य प्रायोजित हो। उसकी जानकारी देने से पहले मैं थोड़ा सा ये किसानों को बताना चाहूँगा कि भी हमारा जो हिमाचल प्रदेश है कृषि के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यहाँ पे जो अधिकतर जो हमारे किसान हैं, हम लगभग कोई 90% किसान ऐसे हैं जो सीमांत लघु है। जी। और जितना हमारा लगभग 9,40,000 हेक्टेयर ज़मीन ऐसे है जो काश्त योग्य है, और उसमें अधिकतर जो उसका लगभग 55-56% जो एरिया है हमारे उन्हीं किसानों के पास है। जी। तो जो मैंने कहा कि भी 88 से 90% जो हमारे पास स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स है, जो सीमांत लघु फार्मर्स है, वो इसके ऊपर काम कर रहे हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से इन किसानों की जो समस्या को देखते हुए स्कीम की जानकारी उनको बहुत ज़रूरी है, ताकि वो विभिन्न स्कीमों से वो फ़ायदा उठा सके और अपने आर्थिकी को मजबूत कर सके। अगर औसतन हम हिमाचल की बात करें, जो जोत की बात करें, तो लगभग 1 हेक्टेयर के आसपास 95-97 के आसपास है जो औसतन एक जो आपका लैंड होल्डिंग है। तो इसलिए छोटे छोटे किसान हैं हमारे पास, उनके लिए बहुत सारी ऐसी योजनाएं चलाई गई। जैसे आपने कहा केंद्र प्रायोजित कौन सी है और आपके पास राज्य प्रायोजित कौन सी है। लगभग कृषि विभाग द्वारा कोई 23 ऐसी स्कीम है जो किसानों के उत्थान के लिए चलाई जा रही है, जिसमें 10 योजना हमारे राज्य प्रायोजित है और लगभग 13 के आसपास जो हमारे पास केंद्र प्रायोजित योजना है। अगर उनकी मैं एक एक की बात करूं तो सबसे पहले हमारे पास मुख्यमंत्री कृषि संवर्धन योजना आती है। मुख्यमंत्री कृषि संवर्धन योजना किसानों के लिए एक उत्तम क्वालिटी का बीज, किसानों को खाद पे उपदान ये प्रोवाइड कराता है। लगभग इसमें 50% अनुदान किसानों को दिया जाता है। सेकेंडली क्या है कि भी हमारे जितने भी जो बीज श्रृंखला है हमारे पास, सीड प्रोडक्शन मल्टीप्लिकेशन फार्म्स है हमारे हिमाचल प्रदेश में। कृषि विभाग के पास जो जितने भी मल्टीप्लिकेशन फार्म्स है उसमें किसानों के लिए बीज तैयार किए जाते हैं। उनकी स्ट्रेंथनिंग के लिए तो उसमें प्रावधान है। साथों साथ 11 हमारे पास ऐसे लैब है जो सॉइल टेस्टिंग लैब्स है, उनको किस तरह से सुदृढ़ किया जाए ताकि बेहतर फैसिलिटी किसानों को दिया जाए। हमारे पास 3 फर्टिलाइज़र टेस्टिंग लैब है स्टेट में, 3 हमारे पास बीज टेस्टिंग का लैब है। उस तरह से हमारे पास एक जैव नियंत्रण का है और एक हमारे पास राज्य स्तर पर आपका कीटनाशक जो विश्लेषण प्रयोगशाला है, ताकि क्वालिटी समय समय पर चेक करके किसानों को इसके बारे में दी जाए। तो मुख्य तौर पे ये कि मुख्यमंत्री कृषि संवर्धन योजना इन तीनों पे काम करती है। उसके अलावा हमारे पास जो सेकंड इम्पोर्टेंट योजना है, जैसे आपने कहा मुख्यमंत्री किसान खेती एवं मजदूर जीवन सुरक्षा योजना, मुख्यमंत्री आपका खेत संरक्षण योजना, वैसे आपका प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना है ना, और वैसे पोषक अनाज योजना है, राज्य कृषि यंत्रीकरण कार्यक्रम है। तो ये आपके स्टेट के प्रोग्राम्स है। उसके अलावा कृषि से संपन्नता एक योजना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये भी, है ना। और राज्य की बात करें, राज्य सरकार में आपका प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, उसके राष्ट्रीय कृषि विकास योजना है, राष्ट्रीय सतत खेती मिशन है। वैसे ही आपके पास ऐसे बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो जिनको हम गिनते थक भी जाते हैं, है ना। तो वो सारी योजनाएं हैं हमारे जो कृषि विभाग के वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, अब किसान वहाँ से इसकी जानकारी भी ले सकते हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार द्वारा, चाहे वो मशीनीकरण हो या मिट्टी की जांच हो या
बीज से संबंधित तो हर क्षेत्र के लिए जो सरकार द्वारा है जो विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही। पर डॉक्टर साहब, एक कन्फ्यूजन हमारे किसान भाई को यही रहती है कि क्या ये सभी योजना एक ही विभाग से आता है और इन सब की जो जानकारी है किस विभाग से ले सकते हैं और कहाँ पर जाकर जो हमारे किसान भाई है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो इसके बारे में थोड़ा सा हमारे हाँ जी, आपने बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा। आमतौर पे क्या है कि हर एक किसान ये सोचता है कि भी कृषि विभाग का कोई एक जगह है जहाँ से सारी जानकारी मिलती होगी, पर ऐसा नहीं है। कृषि विभाग खुद बहुत बड़ा है, इसमें अलग अलग विंग्स बने हैं और जितने भी कार्यक्रम है अलग अलग विंग के द्वारा संचालित किए जाते हैं। जैसे स्टेट लेवल पे हमारे पास डायरेक्टर कृषि निदेशक रहते हैं और उनके अधीन हर एक ज़िले में आपके पास कृषि उप निदेशक है। डिस्ट्रिक्ट के हेड जो है कृषि उप निदेशक है। जितने भी डिपार्टमेंट के मुख्य स्कीम्स है वो कृषि उप निदेशक के माध्यम से चलाए जाते हैं। उसके अलावा जैसे आपने ये जो नेचुरल फार्मिंग की बात कर रहे हैं, जो प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना, इसको संचालित करने के अलग सा विंग है। हर एक डिस्ट्रिक्ट में प्रोजेक्ट डायरेक्टर आत्मा है, उनके माध्यम से ये चलाई जाती है। उनके ब्लॉक लेवल पे हमारे जो विशेषज्ञ हैं, कृषि विशेषज्ञ, उनके सब बीटीटी मेंबर्स है, बीटीएम एटीएम से वो इस कार्यक्रम को चलाते हैं। वैसे अगर जो हमारे भू संरक्षण की बात करें या आपका भूमि कटाव या भू संरक्षण या जल से सिंचाई की बात करें, तो उसके लिए हमारे पास उपमंडलीय भू संरक्षण अधिकारी हर एक जिले में 2-2, 3-3 ऐसे सब डिवीज़न बने हैं, उसके हिसाब से उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। उसके साथ साथ आपने देखा कि जायका आपने प्रोजेक्ट सुना होगा, फसल विविधीकरण कार्यक्रम प्रोग्राम है, ये प्रोजेक्ट है। तो ये अभी सेकंड फेज़ चल रहा है। सेकंड फेज़ में हमारे पूरे 12 के 12 ज़िले में चल रहा है। तो उसके लिए भी स्टेट लेवल पे जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर जायका वो हमीरपुर में बैठते हैं, उनका हेडक्वार्टर हमीरपुर है। पर डिस्ट्रिक्टों में जो डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट मैनेजर है उनके अधीन ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर, उनके माध्यम से ये कार्यक्रम चलाए जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि भी कृषि विभाग के विभिन्न कार्यक्रम को चलाने के लिए अलग अलग विंग बनाए हैं। हम किसानों से ये आग्रह करते हैं कि भी उन योजनाओं को अगर अच्छे से लेना है उसकी जानकारी, तो आप पर्टिकुलर उन्हीं के पास जाएं ताकि उस अच्छी जानकारी ले सकें। डॉक्टर साहब, अभी हाल ही में विकसित कृषि संकल्प अभियान की बात जो शुरुआत केंद्र सरकार द्वारा की गई है, तो मैं चाहूँगा कि इस अभियान के बारे में थोड़ा सा दर्शकों को बताएं और इसका उद्देश्य क्या है और क्या क्या जो इसके लक्ष्य हैं, थोड़ा सा इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। ये जो विकसित कृषि संकल्प योजना 29 मई 2025 से 12 जून तक ये चलना है और ये केंद्र की तरफ से ये जो निर्देश है। तो इसमें टोटल अगर हम बात करें, हिमाचल प्रदेश में 39 ऐसे टीम्स बनाई हैं जिसमें विभिन्न स्तर के साइंटिस्ट हैं, चाहे वो कृषि विज्ञान केंद्र के हो, आपके पास रीजनल रिसर्च स्टेशन के हो, यूनिवर्सिटीज़ के हो, साइंटिस्ट के उन्हें टीम्स बना रखी है। और उसके अलावा जो हमारे जितने भी विभाग के ब्लॉक लेवल पे अधिकारी है, विषयवाद विशेषज्ञ, हमारे एटीएम बीटीएम सारे इनके साथ जुड़े हुए। तो ये कार्यक्रम अभी 29 जून मई से स्टार्ट हो गया हुआ है और 12 जून को ये ख़त्म होगा। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि भी किसानों के खेत में जाके या किसानों से संवाद करके ये पता लगाना है कि भी आपके यहाँ पे क्या ये विभाग द्वारा जो चलाई जा रही स्कीमों की जानकारी उनको है जी, क्या उनका जो उनको सही फ़ायदा मिल रहा है, या किसान इसमें क्या चाहते हैं, उसका एक फीडबैक भी उन्होंने लेना है। बहुत सारे ऐसे स्कीम्स हैं, इस कार्यक्रम में जाके न्यूनतम तकनीकी जानकारी जो हमारे साइंटिस्ट के माध्यम से किसानों को देना है। क्षेत्र की अनुकूलता को देखते हुए कौन कौन से किस्म के वैरायटीज़ वहाँ लगा सकते हैं, क्या वहाँ की जो मिट्टी की जो आपका पोषक या उर्वरता किस तरह की है उसकी जानकारी, क्या उनके वहाँ के मिट्टियों का नमूने का विश्लेषण होता है, क्या वहाँ पे फसल बीमा योजना अपनाई गई है, ये सारी चीज़ों को इन इतने टीम के द्वारा वहाँ जाके बातचीत करके संवाद करके एक फीडबैक जो भारत सरकार को भी भेजा जा रहा है। और ज़िला शिमला की बात करूँ मैं, तो ज़िला शिमला में टोटल 11 टीमें बनी हैं, जिसमें 8 टीम एक्सक्लूसिव जो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर जैसा ICR के CPRA ये हमारे पास, और यहाँ पे वीट एंड बार्ली रिसर्च के डांडा में IRA का यहाँ पे स्टेशन है। उसके अलावा रीजनल हॉर्टिकल्चर स्टेशन मशोबरा है, कृषि विज्ञान के अंदर रोडू है। इन सब की टीम बन के टोटल 11 टीमें ये कार्यक्रम में लगे हैं। और आज की वैसे मैं बात करूँ तो जगह जगह जैसे ननखड़ी में आज ये कार्यक्रम चल रहा है, रोडू में चल रहा है, चिड़गांव में चल रहा है, जगह जगह ये कार्यक्रम चल रहा है जी। कहीं ना कहीं सरकार द्वारा एक बहुत ही अच्छा जो प्रयास और अभियान चलाया जा रहा है ताकि जो हमारे तमाम जो किसान भाई है उन्हें तरक्की और डेवलपमेंट मिल सके। डॉक्टर साहब,
किसी भी क्षेत्र में मशीनीकरण आज बहुत ही ज़्यादा अहम किरदार निभा रहा है, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो या स्वास्थ्य का क्षेत्र हो। हर क्षेत्र में जो टेक्नोलॉजी है, मशीनीकरण है, वो आगे बहुत ज़्यादा सहयोग कर रहा है। उसी तरह कृषि के क्षेत्र में भी मशीनीकरण बहुत ज़्यादा अहम योगदान निभा रहा है। तो मशीनीकरण से संबंधित क्या क्या जो योजनाएं हैं कि जो केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही है, उसके बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों जी देखिए, जो हमारा कृषि का जो परिवेश है बहुत बदल चुका है। जी आज के डेट में क्या है कि किसानों के पास समय नहीं है, समय बहुत कम है। वो ये चाहते हैं कि हमारे जितने भी कृषि कार्य उसमें कम से कम समय लगे और अपने समय की बचत हो। तो उसके लिए अब लोगों ने मशीनीकरण अपनाना शुरू किया हुआ है। तो इसमें मशीनों के लिए राज्य सरकार द्वारा भी एक कार्यक्रम चलाया गया है और केंद्र सरकार द्वारा भी है। राज्य सरकार की बात है, राज्य कृषि यांत्रिकरण कार्यक्रम है। इसमें हस्तचलित और ऊर्जा चलित ऐसे ऐसे उपकरण हैं जिसमें आपके पास ग्रास कटर है, स्लैशर है, उसके अलावा आपका जो प्लो है, MB प्लो, SS प्लो, आपके पास चैव कटर है ना, और इसके बाद आप ये देखिए सीड बिन है, स्टोरेज बिन है अनाज को रखने के लिए। तो ऐसे बहुत सारे छोटी छोटी चीज़ें, मेज शेलर है, थ्रेशर है, ये सारे प्रावधान उसमें रखा है। और वो जो है आपका 50% उसमें अनुदान है। और ये जो है कि भी अगर हम बात करें जो लघु एवं सीमांत किसान, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और महिला किसानों के लिए 50% तक का इसमें प्रावधान है। अन्य जो किसान हैं उनके लिए 40% इसमें सब्सिडी का प्रावधान है। तो एक चीज़ ये भी है कि जैसे आप और ये आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। एक हमारे जो हिमाचल प्रदेश कृषि विभाग का agridbt नाम का पोर्टल है, agridbt.hp.gov.in। इस पोर्टल पे जाके आप जैसे ग्रास कटर है या पावर वीडर है या उसके लिए आप उस पर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा भारत सरकार का समाम है, सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन जैसा नाम है। ये सारे दोनों कार्यक्रम से फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जो आदमी सबसे पहले अप्लाई करेगा उन्हीं को मिलेगा। तो उसमें क्या है कि भाई भारत सरकार का agrimachinery.nic एक पोर्टल है, उसी में ऑनलाइन किसान क्या है या अपने आप ही रजिस्टर कर सकते हैं, अपने आप अप्लाई कर सकते हैं, या नज़दीकी के लोक मित्र के अंदर में जाके आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। और उसमें भी आपका जो लघु एवं सीमांत किसान को या अनुसूचित जाति है, जनजाति है, महिला किसान है, उनके लिए 50% का प्रावधान है और जो अन्य को उसमें 40% का प्रावधान है। तो इसमें आपका जो भारत सरकार के उसमें ट्रैक्टर, जो बड़े बड़े आपके ट्रैक्टर हो गया, रोटावेटर हो गया, कल्टीवेटर्स, आपका रिपर कंबाइनर, वो सारे प्रावधान उसमें, टिलर्स, पावर वीडर, सारे के सारे उसमें आप ले सकते हैं। तो किसानों से मेरा ये आग्रह है कि अभी जैसे इस वर्ष के लिए अभी हमारा जो बजट आना है, जैसे बजट आएगा ये agrimachinery.nic.in का जब पोर्टल खुलेगा तो तुरंत अपने आप वो अप्लाई कर दें, क्योंकि उसमें सीनियरिटी के हिसाब से ही केसेस निकलते हैं। डॉक्टर साहब, अक्सर इन योजनाओं से संबंधित किसान भाई को ये शिकायत रहती है कि उन्हें समय पर जो सब्सिडीज़ है वो खाते में नहीं मिलती है, या कई बार उनके जो फॉर्म है रिजेक्ट हो जाते हैं। तो क्या क्या जो मुख्य कारण, शायद वो कई बार डॉक्यूमेंट गलत दे देते हैं, तो वो भी कई मुख्य कारण रहते हैं। तो क्या क्या जो कारण रहते हैं इसके बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को। हाँ देखिए, कारण का तो उसमें क्या है कि वैसे तो जब आप अप्लाई करते हैं किसी लोक मित्र के अंदर में, नॉर्मली क्या होता है कि आपका ये आधार बेस होता है, क्योंकि ये सारा का सारा एग्रीडीबीटी है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। इसमें कोई किसी बिल्कुल साफ सुथरा काम है। तो उसमें क्या है कि भाई जब आप अपना डिटेल जब भरते हैं, आपका आधार कार्ड में जिस तरह की डिटेल है उस हिसाब से प्रॉपर उसमें भरें, आपके लैंड की डिटेल भर दें और उसमें जो भी डीलर जहाँ से आपने सेलेक्ट कर रखा है वो देख लें। क्योंकि कई बार क्या होता है कि भाई जो आप मॉडल उसमें ले रहे हैं जो आपका अप्रूव नहीं हो, कुछ ऐसी चीज़ें भी होती है। अन्यथा ऐसा कुछ नहीं है कि क्योंकि ये सारा का सारा ऑनलाइन है। उसमें सिस्टम ये है, जैसे ही आप अप्लाई करते हैं, अप्लाई करने के बाद डीलर के पास चला जाता है, डीलर उसका सारा देख के वो अपने मैन्युफैक्चरर को केस को फॉरवर्ड करता है। ये किसान जो है कि भाई ये मशीनरी ले रहा है, इसका बिल ये है, आप इसको कृपया अप्रूव करें। ऑनलाइन ही सारा प्रक्रिया चलता है। जैसे वहाँ से अप्रूव होके आएगा, वापस डीलर के पास आएगा, डीलर से फिर फर्दर वो जो चला जाता है हमारे जो ब्लॉक लेवल पे सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट, उनके पास जब चले जाते तो उसको फिजिकली वेरीफाई करते वो लोग, क्या किसान ने सच में वही मॉडल लिया है। फिजिकली सारा फोटोग्राफी होती है और उसको फिर अपलोड करते। अपलोड करने के बाद सारा ये प्रक्रिया होने के बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जैसे जो उप कृषि निदेशक वो DNO होते हैं, वो उसकी अप्रूवल देते हैं, सब्सिडी अप्रूव करते हैं। जैसे सब्सिडी अप्रूव हुआ, ये आपका SNS सपाट हमारे आजकल चल रहा है, उसके माध्यम से डायरेक्ट किसान के खाते में चला जाता है। जो किसान ने उसमें बैंक का डिटेल भरा होगा उसी के ऊपर ही चला जाता है। पहले आपने देखा हो कि एग्रीडीबीटी में क्या था कि भाई कई बार जो किसान के पास बहुत सारे ऐसे बैंक से अकाउंट है और वो आधार से जुड़े हुए,
तो लास्ट ट्रांजेक्शन जिसमें किया होता वो पैसा उसमें चला जाता। किसान ये सोचते मेरे पास तो ये प्रेजेंट अकाउंट ये है, मेरे तो खाते में पैसे है नहीं, जबकि उनके खाते में जा चुका होता है। तो वो सारा का सारा ऑनलाइन दिख भी जाता है कि किस खाते में गया है, आप उसकी जानकारी ले सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, अक्सर हमारे जो कई बारी हमारे जो किसान भाई एक और समस्या से परेशान रहते हैं कि जो आवारा पशु है, जो जंगली पशु है, वो उनके जो खेतों को वो खराब फसलों को खराब कर देते हैं। तो इस समस्या के लिए भी काफ़ी जो योजनाएं हमारी प्रदेश हो या केंद्र सरकार द्वारा चलाई जाती है, तो इसके बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं कि कौन कौन सी योजना चलाई जाती है। जैसे आपने देखा कुछ समय पहले से किसानों ने खेती बाड़ी छोड़ दी थी, क्योंकि वो आवारा पशुओं से परेशान हो गए या बंदरों के आतंक से परेशान हो गए। कई बार ऐसा होता है कि उन्होंने फसल तो बहुत अच्छी उगा दी और ठीक जो मार्केट भेजने के टाइम में बर्बाद कर दिया, तो किसान हताश हो जाते हैं। तो उन चीज़ों को देखते हुए तो प्रदेश सरकार ने 2016-17 से मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना चलाई। तो इनिशियली क्या है कि ये बिजली के करंट से चलती थी, धीरे धीरे इसमें बदलाव हुआ, तो उसमें अब सोलर पैनल से ये चलता है। तो इसमें 2-3 तरह के बाड़बंदी के प्रावधान है किसान की आवश्यकता अनुसार। ये ज़रूर नहीं है कि भी उसमें किसान को यही चीज़ लगाना है। कोई किसान अगर उसको ये लगता है कि मेरा सिंपली कंटीली तार से बाड़बंदी करने से मेरा हल होने वाला है समस्या, तो वो वैसा कर सकता है। या एक इंटरचेन लिंक लगाते, सिर्फ जाली लगाने से अगर उसका हो जाता है तो वो प्रावधान है उसमें। अन्यथा जहाँ पे बंदरों की समस्या, वहाँ पे आपका मिश्रित है, कंपोजिट फेंसिंग जिसको हम कहते हैं, नीचे से जाली लग जाती है, ऊपर से सोलर के करंटें चलती है, तो वो प्रावधान है। तो उसमें 70% प्रदेश सरकार की तरफ से इसमें प्रावधान है सब्सिडी का। केवल और केवल 30% किसानों को अपने शेयर लगाना पड़ता है, और ये अपने और ये कम्युनिटी हो चाहे इंडिविजुअल फार्म हो, दोनों के लिए वही सेम है। कम्युनिटी और इंडिविजुअल के 70% की सब्सिडी है, और किसान इसको ऑनलाइन, जो मैंने अभी आपको कहा कि अगर आप ये सोचे कि किसान चलेगी सीधे कृषि विभाग के पास कि भी मैंने ये बाड़बंदी करना है, ये पॉसिबल नहीं है। आपको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा, जो मैंने कहा है agridbt.gov.hp.gov.in, उस पोर्टल पे जब अप्लाई करेंगे आपकी सीनियरिटी बनी रहेगी, और उसमें सीनियरिटी के हिसाब से केसेस निकलते रहते हैं। डॉक्टर साहब, जैसे आपने पहले कार्यक्रम की शुरुआत में भी कहा था कि हमारे जो हिमाचल प्रदेश के काफ़ी जो किसान हैं वो मध्य वर्गीय हैं, तो उन सभी किसानों को अक्सर लोन या ऋण लेने की आवश्यकता पड़ जाती है। तो उससे संबंधित भी जो प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार द्वारा विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही है, तो उसके बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को देखिए। एक तो सर नॉर्मल सी बात है कि भी हर एक किसान ने अपना किसान क्रेडिट कार्ड बना रखा है। तो किसान क्रेडिट कार्ड का ये फ़ायदा होता है कि जो मौसम के जो आपके हर एक सीज़न में जो भी आपने जो कृषि कार्य करने, उसके बैंक से आप लोन ले सकते हो, उसकी लिमिट बनी होती है ना। तो उसमें कोई मिनिमम, उसमें कोई आपका 4.5% इंटरेस्ट पे होता है। तो वो हर एक किसान को अपना क्रेडिट कार्ड बनाना चाहिए। दूसरी बात, जो अगर केंद्र सरकार की बात करें, केंद्र सरकार में एक बहुत अच्छी योजना है एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, कृषि अवसंरचना कोष। तो उसमें क्या है कि भाई एक किसान, उसमें वो जो अगर हम बात करें कि चाहे किसान हो, आपका फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन हो, स्वयं सहायता समूह हो, या उसमें जो समूह में काम कर रहे हो, उन लोगों के लिए वो है। तो उसमें आपका 2 करोड़ रुपए तक आप लोन ले सकते हैं। आपको एक प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा, आपका प्रोजेक्ट वाइबल है या नहीं है वो बैंक बता देगा। अगर वो बैंक को लगता है कि आपका प्रोजेक्ट वाइबल है, 2 करोड़ रुपए तक के लोन के ऊपर 3% इंटरेस्ट पे सबवेंशन है। मतलब उसमें एक तो एक ये है कि भी 9% से ऊपर बैंक वाले आपके ऊपर इंटरेस्ट नहीं चार्ज करेंगे। वो कैप लगा दिया कि भी 9% से ऊपर आप इंटरेस्ट रेट नहीं लगा सकते। रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% से ऊपर होगा ही नहीं। उस 9% के ऊपर 3% जो है इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट सबवेंशन सब्सिडी। कहने का मतलब ये है, जो किसान उसमें लोन लेगा उनको 3% की सब्सिडी दी जा रही है इंटरेस्ट पे, 6% उनके ऊपर अपने आप देना पड़ेगा। और इस योजना के तहत एक किसान एक प्रोजेक्ट के लिए 2 करोड़, और वैसे आप अलग अलग प्रोजेक्ट तक 25 प्रोजेक्ट तक वो इसमें लोन अवेल कर सकता है। और इसमें बहुत सारा मतलब इसमें अब मेरे ख्याल से ये जो 25-26 में ही है, क्योंकि भारत सरकार ने जो पैसा दे रखा, 25-26 के अंदर जो भी आप किसान इसमें अपना फ़ायदा उठा सकते। ये अभी इसके लिए क्या है कि हमारे जो हेडक्वार्टर स्तर पे, जो स्टेट लेवल के हेडक्वार्टर है, वहाँ पे एक अलग से प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटिंग यूनिट बना रखा है। आप उनके पास भी जाके जानकारी ले सकते हैं। और इसमें बहुत सिंपल सा कार्यक्रम है। एक सिंपल DPR बनाना है आपने अपने प्रोजेक्ट को, प्रोजेक्ट का आपका वाइबल है तो बैंक आपको आराम से लोन दे देगा। जी
डॉक्टर साहब, अक्सर हमने देखा है कई बार हमारे खेतों में मजदूर भाई भी कार्य करते हैं और कई बार अनहोनी घटनाएं भी हो जाती है, तो उससे संबंधित भी हमारे प्रदेश सरकार द्वारा कई स्कीम चलाई जा रही है, तो उसके बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को। जी, ये भी एक आपने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न किया है जी। ये स्वाभाविक सी बात है कि जब आप खेती में खेतों में काम कर रहे हैं, जैसे मशीनरी की बात की, मशीनरी ऐसा है कि भी आपका ऊर्जा चलित है ना, तो उसमें कभी न कभी हम थोड़ा सा भी अनदेखी कर लें तो उसमें नुकसान होने के चांसेस है। तो इसके जो किसानों की सुरक्षा के लिए ये बहुत ज़्यादा तो नहीं है, परंतु ये फिर भी एक इंसेंटिव है, एक प्रोत्साहन है जो मुख्यमंत्री खेती मजदूर जीवन सुरक्षा योजना, और ये हमारे जो यहाँ के हिमाचल के जो स्थायी निवासी जो किसान हैं उनके लिए है। और उसमें क्या है कि भी आपका 10,000 से लेकर 3 लाख रुपए तक इसमें सहायता राशि है, प्रावधान है। अगर मृत्यु हो जाती है किसी कारणवश काम करते हुए मशीन के संपर्क में आगे इस्तेमाल करते हुए, अगर कुछ ऐसा हो, डेथ हो गई है, तो उस केस में उनको 3 लाख रुपए तक का प्रावधान है। अगर उस मजदूर का अगर जो रीढ़ की हड्डी स्थायी तौर पर टूट गई है तो उसमें 1 लाख रुपए का प्रावधान है। वैसे ही अगर किसी मजदूर का 2 हाथ या 2 टांगें ऐसे अगर कट गई है तो उसमें आपका 40,000 का प्रावधान है। वैसे ही उसमें अगर 1 टांग या 1 बाजू इस तरह कट गया तो उसमें 30,000 का प्रावधान है। उस तरह से अगर आपका पार्शियली 1 अंगूठा या अगर 3 अंगुलियां ऐसे पार्शियली कट गया तो उसमें आपके पास 10,000 रुपये तक उसमें प्रावधान है। तो ये सब प्रावधान सरकार ने रखी है, और उसमें जैसे ये घटना घट जाती है, आप पहले तो मेडिकली आप उसमें सर्टिफिकेट लगा दें, नज़दीकी हमारे विषयवाद विशेषज्ञ कार्यालय में चले जाएं, जो भी दस्तावेज चाहिए उसको बनाएं, और वो जो दस्तावेज हमारे पास जब सबमिट होगा तो उसके ऊपर जो भी सहायता उसकी बनती है वो किसानों को दे दिया जाता है। जी डॉक्टर साहब, काफ़ी बीते सालों से हमारे किसान भाई और हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक आपदा के कारण बहुत ज़्यादा नुकसान देखने को मिल रहा है, चाहे फसल हो या खेतों के लिए। तो इनसे संबंधित चाहे वो बीमा, फसल बीमा योजना या खेतों के जो दोबारा से उसको मेंटेन या निर्माण करने के लिए क्या क्या जो योजनाएं हैं कृषि विभाग द्वारा चलाई जा रही है, उसके बारे में थोड़ा सा मार्गदर्शन। हाँ, देखिए सभी क्या है कि भी ये भी इंश्योरेंस एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, समझते नहीं है। हम नॉर्मली हम जो अपने स्वास्थ्य के लिए तो हम अपने जीवन के लिए तो हम लोग इंश्योरेंस कराते हैं, जब परंतु फसल की बात करते हैं तो हम लोग पीछे हो जाते हैं। किसानों का ये कहना रहता है कि भाई हम प्रीमियम तो देते हैं, हमें मिलता नहीं है, परंतु हमारे केस में वैसे जब तक हम जिंदा हमें कुछ मिलता नहीं है ना। तो इसमें क्या है कि भाई प्रीमियम जो भारत सरकार के प्रधानमंत्री फसल बीमा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट योजना है, ये हमारे पास रबी और खरीफ सीजन दोनों के लिए लागू है। और खरीफ सीजन में हमारे पास धान और मक्की फसल इसके अंदर है, और उसमें जो आपका 1 हेक्टेयर के लिए बीमित राशि है 60,000 रुपये प्रति हेक्टेयर है, बीमित राशि है। और उसमें सिर्फ किसानों से 2% ही प्रीमियम लिया जाता है, और जो भी बहुत ही नेग्लिजिबल है। कहने का मतलब है कि 1 हेक्टेयर में उन्होंने सिर्फ 1,200 रुपये की प्रीमियम देनी है। और यहाँ पे छोटे छोटे किसान है तो वो आपका कोई 5 बीघे की कर सकता है, कोई 4 बीघे की कर सकता है। वैसे अगर बीघे में आप 1,200 के बीघे का आप निकालेंगे तो बहुत ही कम आपका कोई 48-50 रुपये ऐसा इस तरह का बनता है। तो बहुत ही कम प्रीमियम पे अपने फसल को आप इंश्योरेंस करवा सकते हैं। आपने देखा 2023 में बहुत सारी बारिश हुई है ना, फसलों को नुकसान हुआ, तो नुकसान का फ़ायदा जो बीमा राशि का फ़ायदा उन्हीं किसानों को मिलेगा जो अपने फसल को बीमा करवाएंगे। तो किसानों का मेरा ये आग्रह रहेगा, चाहे खरीफ सीज़न हो रबी सीज़न हो, उसमें किसानों को अपने फसल का बीमा कराना चाहिए। रबी सीज़न में गेहूं और जौ है जिसमें मात्र 1.5% इसमें प्रीमियम किसानों से ली जाती है। उसके साथ साथ एक आपके पास जो मौसम आधारित फसल बीमा योजना है, उसमें सिर्फ मौसम के तापमान में बदलाव हो गया, अनवांटेड आपका हेल्स आ गए, या आपका जो उसमें अधिक वर्षा होगी उसमें किसानों के फसल को नुकसान हो गया, तो उसमें भी है कि उसमें 5% केवल किसानों को प्रीमियम देना पड़ता है। और उसमें खरीद में हमारे पास जितने भी नकदी फसल है, आपका टमाटर है, कैप्सिकम है ना, फूल गोभी, बंद गोभी, मटर, ये सारे के सारे उसमें शामिल है। तो किसानों को इसके लिए नज़दीकी या तो बैंक में जाके आप इसको करवा सकते हैं, या इंश्योरेंस कंपनी के साथ संपर्क करके करवा सकते हैं, लोक मित्र के अंदर में जाके इसको इंश्योरेंस करवा सकते हैं, या भारत सरकार के फसल बीमा योजना का पोर्टल है उसके ऊपर ही वो खुद जाके उसमें इंश्योरेंस करवा सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, बार बार हमारी चाहे वो केंद्र सरकार हो या प्रदेश सरकार हो, प्राकृतिक खेती पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है और उसे बढ़ावा देने का प्रयास कर रही है, और आज के समय में बहुत ज़्यादा
अहम भी होता जा रहा जी। है। तो इससे संबंधित कौन कौन सी जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उसके बारे में थोड़ा दर्शक। हाँ, देखिए मैंने पहले भी कहा था कि जैसे प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना है, बहुत ही प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। वर्ष 2018 से चलाई जा रही है और आज बहुत सारे किसान जो है लगभग कोई 1.25 लाख किसान जो है ना प्राकृतिक खेती कर रहे हैं, या आंशिक पार्शियली कर रहे हैं या फिर वो कंप्लीट तरीके से कर रहे हैं। और प्राकृतिक खेती का मतलब ये है कि भी गोबर और गौमूत्र आधारित और जो आपके आसपास के जो संसाधन है उससे आपने खेती करनी है। तो इसमें क्या है कि अभी आपने हाल ही में सुना होगा, पिछले साल भी प्रदेश सरकार ने उसमें एमएसपी रखा था, मक्की के लिए 30 रुपये प्रति किलोग्राम की एमएसपी रखी थी। इस बार उन्होंने 30 रुपये से उसको 40 रुपये प्रति किलोग्राम रख दिया। और वैसे ही आपका गेहूं में इस बार 60 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से इन्होंने एमएसपी रख दिया। तो कहीं ना कहीं अलग अलग फसलों के लिए अलग अलग जो एमएसपी का जो सरकार द्वारा जो किसान भाइयों को जो योजनाएं प्राप्त की जा रही है। डॉक्टर साहब, हम अपने कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव में आ चुके हैं और आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे। आपने हमारे तमाम दर्शकों को कृषि विभाग द्वारा जितनी भी योजनाएं चलाई जा रही हैं उसके बारे में हमारे दर्शकों को अवगत किया। तो दर्शकों, अब वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का। फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, जय हिमाचल।